एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया की सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति की जाती है, होर्मुज स्ट्रेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले होर्मुज स्ट्रेट के बारे में, यानी कि उस पर जो संकट छाया हुआ है। यानी कि यह रास्ता इस मैप में आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर आपको विजिबल होगा। यहाँ आप मैप देख सकते हैं जो कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। उस रास्ते को, होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जा चुका है और इससे भारत पर और भारत के साथ ही पूरे विश्व पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमें पता ही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे समय में भारत में भी बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है एक ऐसा रास्ता है, यानी कि ये एक संकरा रास्ता है जहां पर बहुत ज्यादा, यानी कि विश्व का सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से की जाती है। दुनिया के लगभग 20% तेल की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही होती है। रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश इसी पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पर अगर हम आज तनाव देखें तो वो ईरान और इसराइल का तनाव सबसे मतलब अखीरले अंतिम चरम पर पहुंच चुका है। यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन करने के नाम पर जो यूएसए और इसराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किया गया था, यानी कि यूएसए ने सोचा कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और ही। यूएसए ने सोचा था कि जो ईरान है उनके नेता को मारकर आयतुल्ला अली खामेनेई को वहां पर रिजाइम चेंज किया जाएगा, लेकिन उनकी मौत के बाद वहां पर बहुत ज्यादा अस्थिरता हुई और इसके साथ ही वहां पर ईरान के नए लीडर जो है वो चुने गए। उसके बाद अब अमेरिका जो है इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ये जंग, तनाव बरकरार है उसी तरह से। आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिली। उत्तराधिकार की लड़ाई में इजराइल की दिलचस्पी ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी, श्रीलंका के पास जितने भी ईरानी जहाज हैं उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा। इसके साथ ही हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में फिर से पलटवार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, मान लीजिए रास्ता अगर ये बंद हो जाता है युद्ध के कारण, अगर किसी युद्ध या समुद्री तनाव के कारण ये स्ट्रेट बंद कर दी जाती है तो सबसे बड़ा असर हमें तेल बाजार पर देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के असर हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो है इस तनाव की पृष्ठभूमि को समझते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये प्रॉक्सी वॉर का समय फिर से शुरू हो चुका है, जब करीब 2000 से लेकर 2002 के बीच इसराइल और ईरान के बीच प्रॉक्सी वार शुरू हुए थे। उसके बाद ये दूसरा चरण है। ईरान गुट में हिजबुल्ला जो लेबनान में है, हूती यमन विद्रोही और सीरिया, ये सब कुछ जो है एक इन्होंने अलग अपने गुट बना रखे हैं, यानी कि एक अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो साइबर अटैक के जरिए, यानी कि वहां पे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके, वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी को हैक करके जो युद्ध किए जाते हैं उनको प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। इसके अलावा इसराइल और पश्चिम प्रभाव को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य है, यानी कि ये गुट इसी वजह से बनाए गए हैं। इसराइल के साथ जितना भी वेस्टर्न उनको एक तरह से जो वेस्टर्न प्रभाव देखने को, इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो इसको हॉर्मुज स्ट्रेट को एक तरह से एनर्जी गर्दन माना जाता है, यानी कि एनर्जी नेक। होर्मुज जलडमरू मध्य है जहां पर दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब ऐसे में इसी रास्ते में ही युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर जो दुनिया के पास 20% कच्चा तेल जाना था वो अब नहीं पहुंच पा रहा है। उन देशों में भी बहुत ज्यादा तेल को लेकर, एलपीजी, सीएनजी गैसेस को लेकर काफी ज्यादा क्राइसिस आ रहे हैं। वहां पर एक तरह से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है एक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जैसे कि एस्मा एक्ट जो ईसीए एक्ट जो भारत में शुरू किया गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को ही अब जो है उनकी सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा ईरान ने चेतावनी किया जारी की है कि अगर हमला होता है उन पर तो ये जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि लगातार। हालांकि अभी इसी रास्ते से ईरान के रास्ते होकर, यानी कि इस होर्मुज स्ट्रेट से होकर चीन के पास तेल का भंडार पहुंच रहा है, तेल की सप्लाई की जा रही है। बाकी कंट्रीज के साथ जो तेल की सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया। फिर भी ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर उनके इन प्लेसेस पर अटैक होता है, क्योंकि अब देखिए यूएसए के द्वारा अलग अलग जो ऑयल रिफाइनरीज है ईरान की, उन पर निशाना उनको बनाया जा रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ईरान अपनी तरफ से लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है।
प्राइस की अगर हम कीमतें देखें तो $130 से लेकर 150 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर और ज्यादा बुरी सिचुएशन हो जाती है तो $300 जो है प्रति बैरल इसकी कीमत पहुंच जाएगी। इसके अलावा भारत अपनी जरूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से करता है, यानी कि हर जगह से ऑयल इंपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा। इसका आधा हिस्सा जो है वो होर्मुज से होकर गुजरता है। इसका मतलब भारत में भी ऑयल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें वैश्विक महंगाई का एक तरह से डोमिनो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके अलावा मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो तेल की कीमतों पर हमने बात की, तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, पेट्रोल डीजल और गैस महंगी हो सकती है। तेल महंगा होने से सीधा असर हमारे ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा, हमारी बिजली पर असर देखने को मिलेगा, उद्योगों पर, जो कि अभी भारत में उद्योगों को यानी कि जहां पर होटल रेस्टोरेंट इनको कैफेज वगैरह इनको बंद करने की जो एक तरह से निर्देश देती है कि जो कमर्शियल जो मतलब कमर्शियल सिलेंडर है वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि भारत में भी गैस की कमी दिख रही है। इसके अलावा दुनिया का 33% फर्टिलाइजर जो है होर्मुज से ही गुजरता है, इसकी कमी से खेती पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए हमको सभी को पता है कि अभी फसल कटाई का समय आ रहा है, तो ऐसे समय में अब एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। लोगों को डीजल चाहिए होगा, पेट्रोल चाहिए होगा, लेकिन अब वो आसानी से मिलेगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो खेती है, हमारी जो कृषि है, एग्रीकल्चर, उन पर भी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। इसके अलावा दुनिया में, पूरी दुनिया में महंगाई की लहर नहीं चल सकती है। ऊर्जा महंगी होने से हर चीज महंगी हो जाएगी, जैसे कि खाद्य पदार्थ, परिवहन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ काफी ज्यादा महंगा होता नजर आएगा। क्योंकि अब देखिए जहां पर यानी कि जो इसकी मूल जहां से रूट्स हैं, अगर वहीं से चीज मिलनी बंद हो जाए तो इट मीन्स कि इसके आगे जो मैन्युफैक्चरिंग का सामान जो कुछ है वो भी बनना बहुत महंगा होगा, या फिर एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कम हो सकती है या फिर बंद की जा सकती है। इसके अलावा स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन, धीमा विकास यानी कि विकास डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो है रोटी खाने तक के पैसे नहीं हो सकते लोगों के पास, यानी कि काफी ज्यादा सिचुएशन वॉर्स सिचुएशन भारत में देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत पर दो तरह का खतरा मंडरा रहा है। पहला क्या, ऊर्जा सुरक्षा का, दूसरा हमारे यहाँ प्रवासी और रेमिटेंस का खतरा है। सबसे पहले तेल और गैस के लिए मध्य पूर्व पर बहुत ज्यादा हमारी निर्भरता है। इसी वजह से भारत अब जो अपनी नई पॉलिसीज लेकर आ रहा है उसमें डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हम सिर्फ एक ही कंट्री पर डिपेंड ना रहकर, यानी कि एक रास्ते पर डिपेंड ना रहकर हम अलग अलग अपने रास्ते ढूंढे, ताकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में भारत अपना एक स्वतंत्र फैसला ले सके। इसके अलावा प्रवासी रेमिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते वहां पर जाते, युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा को लेकर भारत में आने वाले जो पैसे हैं, यानी कि बाहर फॉरेन कंट्रीज से जो भी भारत में पैसा आता है, रेमिटेंसेस आते हैं, उन पर हमें गंभीर संकट देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट को भी कुछ नई पॉलिसी, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आनी होगी जहां पर भारत की आम जनता को कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि भारत की जो पूरी, अगर हम एक तरह से ताकत देखें तो वो भारत की जनता में ही है। अगर भारत के लोगों को ही यहाँ पर खाना प्रोवाइड नहीं होगा, लोगों को ही उनकी आम जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो भारत जो है वो जितना ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो उतना ही एक तरह से नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी गवर्नमेंट जो पूरी कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं भारत को स्टेबल रखा जाए। अर्थव्यवस्था पर अंदरूनी दबाव क्या देखने को मिलेगा, तेल की जो कंपनियां हैं भारत की, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी जितनी भी सरकारी कंपनियां, ये स्थिर रखने के लिए, यानी कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए घाटा सहने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके मुनाफे में भी गिरावट आई है। यानी कि जो ऑयल की कंपनीज हैं उनको एक तरह से कम इस बार प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कीमत स्थिर रहे, ताकि आम जनता को ऐसी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा, महंगा आयात यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारे रुपए की कीमत बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। एक तरह से इंडियन करेंसी का बहुत ज्यादा वीक हो रही, कमजोर हो रही है। इसके अलावा समुद्री बीमा जो है 15 से 20% और ज्यादा महंगा हो चुका है। सरकार पर खाद और एलपीजी सब्सिडी का भी बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ही कहीं से इनकम नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट जो है भारत के लोगों को सब्सिडी कहां से दे पाएगी, ऐसे सवाल बहुत सारे अभी भी मन में उठ रहे हैं। इसके अलावा भारत के भौतिक सुरक्षा कवच क्या है, यानी कि भारत इस समय अपनी कैसी तैयारी कर रहा है, इसके क्या क्या विकल्प हैं भारत के पास। अब देखिए ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वे पूरी तरह से समाधान नहीं है। जैसे कि पाइपलाइन के जरिए जो तेल सप्लाई कर लेना, या फिर दूसरे समुद्री रास्ते हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
रूस और अफ्रीका से तेल खरीद सकते हैं, लेकिन इन सभी से होर्मुज जितनी बड़ी सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी भारत जो है कुछ भारत के पास ऐसे सुरक्षा कवच हैं जो आज ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकते हैं। पहला, रणनीतिक भंडार, यानी कि संकट के समय इस्तेमाल के लिए भारत के पास 74 डेज का आपातकालीन भंडार मौजूद है। संकट के समय इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोगों के द्वारा बयान, यानी कि कुछ पर ऐसे भी विवाद आ रहे हैं कि भारत के पास ये जो ऑयल भंडार है ये कहीं ना कहीं अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को दे दिया जाएगा, क्योंकि लोगों का या फिर कुछ मतलब ये विवाद उठ रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों का ये कहना है कि जो हमारी इस बार जो हमारी गवर्नमेंट है वो भारत के बारे में ना सोचकर बल्कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज यानी कि ट्रंप और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनको प्रायोरिटी देती है, उनका ये मानना है। हालांकि ऐसा हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी तरह से हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भारत जो एक तरह से स्वायत्त राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, उसको अपनी जनता का पहले सोचना चाहिए। तो ऐसे में क्या हमारे पास 74 दिनों का रिजर्व तो है। इसके अलावा सऊदी की ईस्ट वेस्ट यूएई की हबशान फुजैरा पाइपलाइन को होर्मुज से बाईपास किया जा सकता है। होर्मुज से बाईपास होगा तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है ऑयल की वो स्थिति इतनी ज्यादा अस्थिर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए हम रूस से कच्चे तेल के आयात में 50% तक वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बयान आ रहे हैं कि ये जो हम रूस से ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है वो भी यूएसए को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब रूस से हमने ऑयल यानी कि अभी फिर से हमने जो ट्रेड शुरू किया है ऑयल ट्रेड, तो वो भी अमेरिका की इजाजत के साथ ही किया है, यानी कि अमेरिका से बिना पूछे भारत कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों में भी, भारत के गवर्नमेंट में भी काफी ज्यादा विवाद चल रहे हैं। ऐसे समय में क्या सोचना चाहिए उनको कि आपस में मतलब कि एक दूसरे पर टिप्पणी करने की बजाय भारत की जनता के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसके अलावा कूटनीतिक कदम क्या उठा सकते हैं? छूट दी जा सकती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से रूस से तेल खरीदने रहने के लिए विशेष छूट हासिल की है। होर्मुज को दरकिनार करने के लिए ईरान से चाबहार और ओमान के बंदरगाहों के उपयोग पर भी संवाद करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर आपातकालीन भंडार जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी कि इंडिया जो है अब यूएसए, ईरान, ओमान और इंटरनेशनल जो है एनर्जी एजेंसी उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है भारत, यानी कि भारत अपने विकल्प ढूंढने की लगातार कोशिश जारी रखा हुआ है। इसके अलावा ऊर्जा युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है, यानी कि अब जो युद्ध है वो मतलब युद्ध जो है मिसाइलों, ड्रोन्स का छोड़कर अब ऊर्जा युद्ध होने का खतरा सबसे ज्यादा बड़ा है। यदि होर्मुज स्ट्रेट का जो गतिरोध यानी कि अभी जो तनाव नहीं सुलझता, तो यह न केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष रहेगा बल्कि पूरे विश्व में यह संघर्ष के दौरान पूरे विश्व में मंदी आ सकती है, एक विनाशकारी ऊर्जा युद्ध हो सकता है। इसके अलावा जिससे कोई भी देश जो है बच नहीं सकता, यानी कि जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है उन सभी में कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मिडिल ईस्ट का तनाव दुनिया को नए तेल संकट की तरफ ले जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।